नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या माया मधुकैडभप्रवत्नी या माहिषोन्मूलिनी या धूमेक्षण चंडमुंडवत्नी या ऋतुबीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम से वो था तोरली, जिसकी पूरी व्याख्या हुई थी। आज हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। पर सवर्ण के बाद यहाँ पर पूर्व सवर्ण करने वाला सूत्र उपस्थित हो रहा है। कल एक चीज और बताना था, वो नहीं बताया जा सका था किसी कारणवश, और ये था कि तोरली का जब हम अर्थ करते हैं तो उद्देश्य और निमित्त दो का कथन तो है, किंतु सूत्र में विधेय का कथन नहीं। तोर ली, तो ये षष्ठ्यंत पद हो गया, ली ये सप्तम्यंत पद हो गया, और सूत्र का अर्थ जो लिखा है तवर्ग स्थाने तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण, ये लिखा हुआ है। तो ये परसवर्ण कहाँ से आया? तो ये परसवर्ण आया है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। इस सूत्र से परसवर्ण की अनुवृत्ति होती है, और अनुवृत्ति होने पर ये परसवर्ण ये शब्द आता है, और जिससे ये विधान होता है, जिसके कल ये दो प्रयोग तल्लयः और विद्वान लिखत ये आपको बताया गया। तल्लयः यह प्रयोग समास का है, और विद्वान लिखत यह प्रयोग ये वाक्य का है। अब है आपका पूर्व सवर्ण के विषय में चर्चा होनी है। सूत्र है आपका उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदाह यह पंचम्यंत पद है, और स्था और स्तंभ ये दो धातु। स्था च स्तंभश्च इति स्था स्तंभौ तयोः स्था स्तंभोः। स्था ये आकारांत, स्तंभ ये हलंत धातु है, इसलिए स्था स्तंभोः ये आपको बनेगा जो है षष्ठ्यंत पद, और पूर्वस्य ये भी षष्ठ्यंत पद। यहाँ पर उदाह इसको आप निमित्त मान सकते हैं, स्था स्तंभ को स्थानीय मान सकते हैं, और पूर्वस्य को विधेय मान सकते हैं। इस सूत्र का जो अर्थ हुआ है, जो यहाँ वृत्ति लिखी है, उदाह परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्ण लिखा हुआ है। ये पूर्व सवर्ण अर्थ कैसे बनता है? इसके लिए कहते हैं कि अनुस्वार से यही पर सवर्ण हमें सवर्ण पद की अनुवृत्ति होती है, तो पूर्व सवर्ण यह पद का स्वरूप बनता है। तब यहां पर यह शंका होगी कि परस्य सवर्ण इति पर सवर्ण यह समस्त पद है, तो जब अनुवृत्त होगा तो पर सवर्ण दोनों एक साथ अनुवृत्त होगा। एक योग निर्दिष्ट है, तो योग योग दृष्टा नाम सही प्रवृत्ति सही निवृत्ति, ये परिभाषा है।
तो खाली सवर्ण पद कैसे आएगा, उसकी अनुवृत्ति कैसे होगी? तो उस पर कहा क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते भी एक परिभाषा है। क्वचित इष्टस्थले, कई इष्टस्थल में एक अंश का भी अनुवर्तन होता है। दूसरे क्या है कि व्याकरण शास्त्र में चाहे वो अनुवृत्ति हो और चाहे वो उसका सूत्र का अधिकार चल रहा हो, जहां जहां उस सूत्र का अधिकार है उस सूत्र के अधिकार में भी जिस पद का अनुवर्तन उत्तरोत्तर सूत्रों में होना है, तो उतने सूत्रों के में अनुवृत्ति करने के लिए स्वरितत्व प्रतिज्ञा का होता है। सूत्र है स्वरितेनाधिकारा, स्वरितत्व प्रतिज्ञा होती है। तो यहाँ पर भी परसवर्ण जो अनुस्वार से परसवर्ण, ये सूत्र में परसवर्ण शब्द है, उसमें सवर्ण इतने मात्र में ही स्वरितत्व प्रतिज्ञा होगी, इसलिए सवर्ण का ही अनुवृत्ति होगी और उसी का बोधक ये वार्तिक होता, ये परिभाषा होती है क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते। इसलिए केवल सवर्ण का अनुवृत्त होगा और पूर्व के साथ उसका संबंध होगा तो पूर्व सवर्ण यह पद का स्वरूप बनेगा। इसलिए अर्थ इसका होगा उदाह परयोः स्थास्तंभोः पूर्व सवर्णस्य। अब यहां पर परयोः कहां से आया, क्योंकि यहां पर तो सूत्र में परयोः पद है नहीं, स्थास्तंभों का विशेषण होकर के परयोः शब्द यहां पर उपस्थित है। तो कभी परयोः का ज्ञान कराने के लिए सूत्र आपको उपस्थित होता है तस्माद्वित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी को निर्देश करके जो विधीयमान कार्य है, क्रियमाण कार्य है, क्रियमाण और विधीयमान ये दोनों पर्याय हैं। तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य की वृत्ति में विधीयमान लिखा हुआ है, विधीयमान कार्यो वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम लिखा या पूर्वस्य की है, और यहाँ इन्होंने क्रियमाणम लिखा। तो ये शास्त्रकार की शैली है, पर्याय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम या विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण, वर्णांतर का होता है अन्य वर्ण, अन्य से किसको लेंगे? विजातीय। जैसे हमने कहा था कि कभी भी सजाति का व्यवधान नहीं होता, जब भी व्यवधान होगा विजाति का ही होगा। तो स्वर संधि में विजाति होगा व्यंजन और व्यंजन संधि में विजाति होगा स्वर। इसलिए वर्णांतरेण अर्थात हलभिन्न वर्णेन अर्थात अजवर्णेन अव्यवहितस्य परस्य ज्ञान से अव्यवहित पर को जानना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर पंचमी है, उदाह में पंचमी है, उसको निर्देश करके विधीयमान कार्य क्या है? पूर्व सवर्ण कार्य है। वो कहाँ होगा? तो उत से पर जो स्था स्तंभ उसको होगा। इसलिए यहाँ पर परस्य ये का यहाँ ज्ञान होगा और अव्यवहितस्य का भी ज्ञान होगा, क्योंकि निर्दिष्ट यहाँ शब्द यहाँ तस्मिन् दृष्टि से निर्दिष्ट शब्द की अनुवृत्ति होगी। इसलिए पंचमी निर्देशेन इसलिए बना हुआ, निर्देश निर्देश पंचमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम या क्रियमाणम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम, पर को होना चाहिए। तो यही जो ये परस्य है, ये जो है द्वितीयांत होकर के परयोः बन गया। उदाह परयोः स्थास्तंभोः पूर्व सवर्ण। अगला सूत्र है आपका, ये भी परिभाषा सूत्र है, आदेः परस्य। ये कहता परस्य यद विहितम तत्स्यादेर बोध्यम। पर को जो विहित कार्य है वो उसको आदि को जानना चाहिए। इस सूत्र का थोड़ा सा विलक्षण है, इसको समझना आवश्यक है। यह सूत्र कहाँ लिखा हुआ है? तो अष्टाध्यायी में अलुन्त्यस्य निच्य
उसके अनंतर है आदेह परस्य, ये क्रम है। अब देखिए इसमें जो सूत्र में लिखा हुआ है कि परस्य यद विहितम तत्तस्यादेर बोध्यम लिखा हुआ है, तो परस्य तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यह परस्य का अर्थ है तो परम उद्देश्य यद विहितम, ये स्वयं अध्याहार करना पड़ेगा। तत्तस्य आदेर बोध्यम कहा है, तो आदेर बोध्यम में देखिए अलुन्त्यस्य में वहां लिखा है कि अंत्यस्य अलह, तो अलुन्त्यस्य सूत्र से यहां पर अल की अनुवृत्ति होगी, तो अर्थ बनेगा परस्य विहितम कार्यम स्वकीयस्य उद्देश्यस्य आदि आदि यह अल तस्य स्थाने बोध्यम तत्कार्य, अर्थात पर को उद्देश्य करके जो विहित कार्य है उस पर का आदिभूत जो अल, उसके स्थान में कार्य को जानना चाहिए। तो इस तरह से इन दोनों सूत्रों को लेकर के, तस्माद् द्वितीयत्र इस परिभाषा सूत्र को लेकर के, आदेह परस्य इस परिभाषा सूत्र को लेकर के, दोनों को लेकर के हमको उदाहस्था स्तंभो पूर्वस्य इस सूत्र का एक लक्ष्य विधायक महावाक्य की परिकल्पना करनी पड़ेगी। यद्यपि वृत्ति में तस्माद् द्वितीयत्र के का ज्ञान करके उन्होंने परयोः लिख दिया वृत्ति में। एक चीज और हमने आपको बताया होगा या नहीं बताए होंगे तो फिर से इसको बता रहे हैं, संपूर्ण परिभाषा सूत्र वहां प्रवृत्त नहीं होता है। परिभाषा सूत्र का जो विधेय अंश है वही विद्यादि सूत्रों के साथ संबद्ध होता है। जैसे तस्माद् द्वितीयत्र का जो विधेय अंश है वो क्या है, वही उत्तरस्य अर्थात परस्य, और आदेह परस्य का जो विधेय अंश है वो है परावयव आदि आद्यल, तो माने पर का जो अवयव आदि अल वह, तो परावयवाद्यल्त ये उसका विधेय अंश का उसका स्वरूप होगा, माने पर के आदि का जो अल तद रूप में यहाँ हो। तो इसलिए यहाँ पर जो उदाहस्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र का जो हम अर्थ बनाएंगे, उदाह परयोः स्था स्तंभो यह आदि अल तस्य स्थाने पूर्व सवर्ण भवति या पूर्व सवर्ण स्यात्, ये जब हम अर्थ बनाएंगे तभी हम सही ढंग से इस सूत्र के द्वारा जो हमारे उदाहरण हैं, प्रयोग हैं, उनको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए अब लोग प्रयोग के पास चलते हैं। प्रयोग है आपका उत्थानम उत्तम उद, यह उपसर्ग जो है यस्था है स्थानम और स्तंभनम में। स्था धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो स्थानम, और स्तंभ धातु से जब हम ल्युट प्रत्यय करेंगे तो स्तंभनम, ये रूप बनता है। उद यह जैसे हमने बताया कि ये उपसर्ग है, तो उद धन स्थानम और उद्धन स्तंभनम, इन दोनों स्थलों में, दोनों प्रयोगों में हम इस सूत्र को लगाते हैं, उदाहस्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र को। उद यहाँ उद ही है, उद से पर यहाँ कौन है, स्था स्तंभ है, तो स्थानम में स्था है, स्तंभनम में स्तंभ है, उसका आदि कौन है, सा है। दोनों जगह पर स्तंभनम में भी सा है, स्थानम में भी आदि अल सा है। पर हुआ स्थानम, स्तंभनम, उसका आदि हुआ यहाँ पर आदि अल है सा। तो स के स्थान में पूर्व सवर्ण होना चाहिए, ये निश्चित होता है। परंतु पूर्व कौन है, दा है। दा के सवर्णी कितने होंगे, वो 5।
ता था दा था न, ये सब सवर्णी हैं। तो अगर पूर्व के सवर्णी में हम सामान्य रूप से लेंगे तो स्थान के द्वारा, तो सा का स्थान क्या है? दंत स्थान है। तो दंत स्थान वाले ये पांचों हैं, तो पांचों का विधान प्राप्त हो, इसलिए स्थानांतरतम सूत्र भी सूत्र में लगेगा। इसलिए जो है आदेह परस्य असात पर परावयव यह आदि ही आदि रूप आदि अल तस्य स्थाने सदृशतम पूर्व सवर्ण भवति। सदृशतम पूर्व सवर्ण, तो स्थान के द्वारा सादृश्य यहां नहीं ले सकते हैं, और जो अन्य है प्रमाण के द्वारा भी नहीं ले सकते हैं, अर्थ के द्वारा भी नहीं ले सकते हैं। अवशिष्ट क्या है? गुण। गुण के विषय हमने बतलाया था, गुण का मतलब खाली बाह्य प्रयत्न नहीं होता है, गुण के अनेक स्वरूप हैं। जहां तीनों से काम न चले तो किसी भी प्रकार का येन केनापि रूपेण प्राप्त जो सादृश्य है वो गुणकृत सादृश्य के रूप में है। गुण का अर्थ होता है गौड़, अर्थात अप्रधान। तो स्थान भी प्रधान है, प्रमाण भी प्रधान है, अर्थ भी प्रधान है, और तद्भिन्न जितने सादृश्य हैं वो अप्रधान है, गुण है। तो गुण में भी यहां पर अन्य का यहां व्यवहार संभव नहीं है, इसलिए बाह्य प्रयत्न वो हम लोग मिलाएंगे। इसलिए बाह्य प्रयत्न के विषय में प्रश्न हुआ कि जब आभ्यंतर प्रयत्न आपका है ही है, और सवर्ण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, वो आभ्यंतर प्रयत्न का ग्रहण होता है, तो इन बाह्य प्रयत्नों की क्या आवश्यकता है? इनकी गणना आप क्यों करते हो? तो सिद्धांत कौमुदी बताया है कि आंतरतम्य परीक्षायाम उपयोक्ष्यन्ते, जब सादृश्य का परीक्षण होता है वहां इनकी उपयोगिता सिद्ध होगी। तो यह उपयोगिता इनकी आ गई है। अब सा के स्थान में आपको त थ द ध न, इन पांचों में से किसी एक को बैठाना है। तो देखिए, जब आप किसी के स्थान में किसी को स्थापित करते हैं तो क्या करते हैं? स्थान निरूपित योग्यता का परीक्षण पहले होता है कि उस स्थान की योग्यता क्या है। तो स्थान क्या है? यहाँ पर स्थान है आपका सा, उसकी योग्यता क्या है? तो उसकी योग्यता है विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण प्रयत्न। तो विवार प्रयत्न, श्वास प्रयत्न और अघोष प्रयत्न और महाप्राण प्रयत्न, ये चार प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नों का जब हम सादृश्य लेते हैं तो चार लेना पड़ता है। या तो संवारनाथ घोष होगा, या तो विहार श्वास घोष होगा, और या अथवा अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा। तो किसी के साथ अल्प प्राण जोड़ेगा, किसी के साथ महाप्राण जोड़ेगा, और ये तीन का जो त्रिक है एक साथ चलता है। या तो संवारनाथ घोष होगा, या तो विवार श्वास घोष होगा। तो जो ये सा है, इसका विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण प्रयत्न है। खरो विवारा श्वास अघोषाश्च, खर प्रत्याहार में ये सा आता है, इसलिए इसका विवार श्वास हो गया। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा में शल प्रत्याहार में आने के कारण इस स का भी महाप्राण प्रयत्न है। अब ये हमें देखना है कि ता था दा था ना में कौन ऐसा है जिसका विवार श्वास, अघोष और महाप्राण प्रयत्न। तो देखिए, विवार श्वास अघोष में हम देखते हैं कि ता है और था है। ता और था, इन दोनों का विवार श्वास और अघोष प्रयत्न, और द ध न का इनका संवरनाथ घोष प्रयत्न है। इसलिए ये तीन तो कट गए। अब दो आइए, ता और था, क्यों? इनका विवार श्वास अघोष प्रयत्न दोनों का है। अब ये देखना है कि इसमें अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है। तो चूंकि सा का
महाप्राण, इसलिए महाप्राण का ही हम परीक्षण करेंगे। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः, वर्ग का जो द्वितीय है, चतुर्थ है और शल प्रत्यार में आने वाले वर्ण का महाप्राण प्रयत्न होता है। तो त और था में जो ता है ये वर्ग का न तो द्वितीय है न तो चतुर्थ है, इसलिए ये भी कट गया। बचा क्या? था। इसलिए निश्चित हुआ कि विवार श्वास अघोष महाप्राण प्रयत्न वाले स के स्थान में विवार श्वास अघोष महाप्राण प्रयत्न वाले थ का विधान करना चाहिए, तो था का विधान हो गया। तो इस तरह से ये आपका स्वरूप बनेगा उद थ स्थानम उद थ तंभनम, ये स्वरूप आपका बना पूर्व सवर्ण का विधान करने के पश्चात। तब यहां पर सूत्र लगेगा झरो झरी सवर्णे। ये सूत्र कहता है हलः परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरि। सूत्र के द्वारा विधान करने के पूर्व सूत्र के अर्थ का निर्णय करना आवश्यक होता है। इस सूत्र का भी हम विचार करते हैं कि सूत्र का क्या अर्थ हो, या अर्थ बना कैसे, क्योंकि सामान्य रूप से ज्ञान करने से हमेशा जिज्ञासा होती रह जाती है, इसलिए जिज्ञासाओं का समाधान करना भी आवश्यक है। तो देखिए यहां पर सूत्र में 3 पद है, झरो झरि सवर्णे। झरा ये षष्ठ्यंत है, झरि ये सप्तम्यंत है और सवर्ण ये भी सप्तम्यंत है। यहां 2 वर्ण ऐसे हैं, 3 वर्ण जो इस सूत्र में नहीं है, 3 शब्द, एक हलः, एक वा और एक लोपः। ये कहां से है, इनकी अनुवृत्ति कहां से हुई है, इसका ज्ञान करना आवश्यक। तो पहला शब्द कौन है? हलः। तो हलः फिर विचार करते हैं ये कहां से आए। तो इसके पहले सूत्र है हलो यमाम यम लोपः। तो हलो यमाम यम लोपः, इस सूत्र से यहां पर हलः की अनुवृत्ति होती है। और हलः क्या है? ये पंचमी है, वहां भी पंचम्यंत है, यहां भी पंचम्यंत, इसलिए हलः ये पंचम्यंत गृहीत हुआ। जब पंचम्यंत गृहीत होगा तो तस्मात् तरस ये सूत्र लगवे करेगा, क्योंकि पंचमी का निर्देश है तो इस सूत्र की प्रवृत्ति होनी है, इसलिए उसके द्वारा परस से यहाँ गया। तो हलः परस्य झरः, अब कितना अंश सिद्ध हो गया। ये वाह कहाँ से आया? तो वाह आता है झयो अन्य तरस्याम, आगे आगे आपका सूत्र आएगा, उसे अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति होती है, उसी का अर्थ यहाँ पर वाह है। विभाषा, वाह, अन्य तरस्याम, विकल्प, ये सब पर्यायत्वेन भी गृहीत होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वाह जो है ये अन्य तरस्याम झयो अन्य तरस्याम, आगे आपका सूत्र यह आ रहा है, उसी सूत्र से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति हुई है, इसलिए वाह का ज्ञान हुआ। तो कहा लोपः का ज्ञान कहाँ से हुआ? तो कहा हलो यमाम यम लोपः, सूत्र से जैसे हलः अनुवृत्त होता है उसी तरह से लोपः पद भी अनुवृत्त होता है, उसकी भी अनुवृत्ति होती। तो इस तरह से हलः परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरि, हल से पर जो झर उसका लोप होता है, सवर्ण झर की परिणाम। अब यहां पर एक विचार और होता है कि यहां जो सवर्णत्व लिया जाएगा तो उस सवर्ण के रूप में क्या यथा संघ मनोदेशा समानाम सूत्र की प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? अर्थात इस सूत्र के अर्थ निर्धारण में यथा संघ मनोदेशा समानाम जो यह परिभाषा सूत्र प्रवृत्त होगा कि नहीं होगा? तो कहा देखिए ऐसा है, परिभाषा सूत्र वहीं प्रवृत्त होते हैं जहां पर सूत्र के द्वारा लक्ष्य साधक वाक्य की
सिद्धि नहीं हो पाती। यहाँ पर यथा संख्य अनुदेश समानाम इस सूत्र के प्रवृत्ति के बिना भी इस लक्ष्य संस्कारक महावाक्य की सिद्धि होती है। क्यों हो जाती है? सवर्णे पद के रहने से। सवर्णे कहता है कि हलः परस्य झरो वा लोपः स्यात् सवर्णे झरि, तो सवर्ण जो झर हो उसके पर रहते ही हल से पर झर का लोप होगा। तो ये निश्चित हो गया कि जिस झर का लोप होना है वो तभी होगा कि उसके बाद जो झर होगा वो सवर्ण होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर प्रकृत में उद थ थानम उद थ तंभनम ये बना हुआ है। यहां पर हल है उदगाता, झर है थ थानम में प्रथम था, और उद थ तंभनम में एक ही था है तो वही था। सवर्ण झर की परता है, प्रथम उदाहरण में थानम का था, द्वितीय उदाहरण में तंभनम का था। सवर्ण शब्द से वही गृहीत होगा जिसकी सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र आपका है तुल्यास्य प्रत्यम सवर्णम, से सवर्ण है ही है, इसलिए यहां पर था का लोप हो जाता है विकल्प से। तो उद थानम उद तंभनम ये स्वरूप बनता है लोप होने पर, और जब लोप नहीं होगा तो उद थ थानम उद थ तंभनम ये स्वरूप बनता है। तो ये दोनों स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है। एक झर का लोप वाला स्वरूप जिसमें उद थानम और उद तंभनम स्वरूप है, और एक झर का लोप न होने पर उद थ थानम उद थ तंभनम ये स्वरूप। तो इन दोनों स्वरूपों में सूत्र उपस्थित होगा खरिच। ये कहता है खरिजलाम चरस्यु, खर पर रहते झल के स्थान में चर आदेश होता है। यहां पर भी सूत्र केवल खरिचा है, और यहां दो चीज है, यहां पर एक चर है एक झलाम है। तो इन दोनों में की अनुवृत्ति होती, झलाम की झलाम जो झ से अनुवृत्ति होती है, और इसी प्रकार जो है चर की भी अनुवृत्ति होती है। और जब चर की अनुवृत्ति होती है तो यहाँ इस सूत्र का अर्थ बनता है खर पर रहते झलों के स्थान में चर होते हैं, या चर का विधान होता है। इस रूप से यहाँ आप देखिए खर कौन है, तो उद थानम में उद तंभनम में एक जगह खर है था और एक जगह है ता, इसलिए झल कौन है द, तो दा के स्थान में चर होगा। तो कौन सा चर होगा, तो यहाँ पर भी स्थान मिला स्थानांतरतमा प्रसंग सदृशतम आदेश प्रसंग सदृशतम आदेश होता है। चर में कौन कौन वर्ण आते हैं, तो च ट त क प श ष स ये वर्ण आते हैं। तो इसमें चा का दा का सवर्णी कौन होगा चर में, तो दा का सवर्णी यहाँ पर कौन होगा जब प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर भी स्थान मिलाएंगे। दा का स्थान दंत है, दंत स्थान वाला चर कौन है, तो ता है, इसलिए यहाँ पर दा के स्थान में तो चर हो जाएगा, बनेगा उत थानम उत तंभनम। और जब वर्ण सम्मेलन कर देंगे अजीनम व्यंजनम परिण संयोज्यम, तो उत्थानम उत्तंभनम बनेगा। जिस अवस्था में झरोझरी सवर्ण से लोप नहीं होता है तो उस समय क्या करेंगे, तो उद था थानम। तो यहां पर पहले क्या करेंगे, पहले जो है उद के दा को पहले आप यहां पर चर्त करेंगे, तो उत थ थानम उद उद उत थ तंबनम बनेगा, और फिर पुनः खरिजा सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तो खरिजा सूत्र की जो प्रवृत्ति होगी, जो था है उसको चर्त करके ता करेंगे, तो उत्थानम उत्तंबनम, इस तरह से
स्वरूप बनता है। इसमें और भी कई विचार हैं, परंतु एक प्रश्न विशेष रूप से उपस्थित होता है और वह है कि लक्ष्ये लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते। लक्ष्य में लक्षण की एक बार ही प्रवृत्ति होती है, तो ऐसी अवस्था में जो लक्ष्य है आपका उत्थानम उत्तमनम, उसमें खरिचा सूत्र की एक बार ही प्रवृत्ति होगी, 2 बार होगी नहीं। तो इसलिए जो था है, उस था को खरिचा से चरता आप कैसे करोगे, ये प्रश्न उठता है। उसका उत्तर है उसके सक्रिय जो है जो लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते में तल लक्ष्य तल लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते। तो लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है जिसके स्थान में कार्य विधान आप करने जा रहे हैं। तो लक्ष्य यहाँ पर पूर्व लक्ष्य है झल द, ले द के स्थान में है चर्क हुआ है। और जब द्वितीय बार लगाते हैं तो वहां पर लक्ष्य दा नहीं है, लक्ष्य भिन्न हो गया। यहाँ लक्ष्य हो गया थ, इसलिए थ के स्थान में विधान होना है। तो थ के स्थान में विधान हो जाएगा, इसलिए उत्थानम उत्तमनम ये बनेगा प्रयोग आपका। जिस समय आप खरिचा से चर तो कर देंगे दोनों को, और नहीं तो उत्थानम उत्तमनम। तो इस तरह से ये 2 प्रयोग आपके बनते हैं, और इस तरह से ये पूर्व सवर्ण संधि का ये प्रथम सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में। द्वितीय सूत्र आपका उपस्थित होता है झयो होन्यतरस्याम। यहाँ पर भी पूर्व सवर्ण में पूर्वस्य की अनुवृत्ति होती है आपकी उदात्तम पूर्वस्य से, और सवर्ण की अनुवृत्ति होती है अनुस्वार से परसवर्ण सूत्र से। तो पूर्व सवर्ण ही अर्थ बनता है। छाया ये पंचमी है, तो पंचमी होने कारण तस्मात् द्वितरस सूत्र प्रवृत्त होगा, तो परस का लाभ हो गया। ह ये षष्ठ्यंत पद है, और उसी का यहाँ पर जो है वृत्ति में हस्य लिखा है, अन्यतरस्याम शब्द यहाँ है ही है, तो विकल्प का ही बोध आपको हो रहा है। इसलिए इसका पूरा सूत्र का अर्थ यहाँ आपका बन जाता है झयः परस्य हस्य व पूर्व सवर्ण स्यात्। अर्थात झ के स्थान में, झय कहाँ से कहाँ तक है? झभय के झा से लेकर के कपय के या तक ये झय प्रत्याहार है। उस झय प्रत्याहार घटक जो वर्ण, उनसे पर जो हकार, उसके स्थान में पूर्व सवर्ण होता है विकल्प से। इसका प्रयोग है वाग्घरी। तो वाग्घरी का सूत्र है तो वाचाम हरि वाग्घरी। तो यहाँ पर वाक हरि शब्द है, और वाग्घरी में यहाँ झ है आपका वाक में क, उससे पर हरि का ह है, उसके स्थान में पूर्व सवर्ण होना है। पूर्व में कौन है? क है, तो का के सवर्णी कौन है? पूरा कवर्ग है, का खा ग घ ङ, ये पूर्व सवर्णी है। उनके स्थान में यहाँ जो है हक, ये पूर्व सवर्णी जो है का उनका विधान होना का हकार के स्थान में। तो कौन सा होगा? यहाँ पर भी सूत्र आएगा आपका स्थाने तमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होता है। यहाँ पर स्थानकृत अर्थकृत प्रमाणकृत आंतर्य से काम न होने के कारण यहाँ पर गुणकृत प्रयत्न गृहित हो, गुणकृत सादृश्य गृहित होगा। और गुणकृत सादृश्य जब हम लेंगे तो यहाँ पर गुणकृत सादृश्य में भी बाह्य प्रयत्न का स्वरूप ही यहाँ पर उपस्थित होता है। तो किसके स्थान पूर्व सवर्ण करना है? ह के स्थान में। तो ह के बाह्य प्रयत्न कौन कौन है? तो हर्षा संवारा नादा घोषाश्च, अर्थात हर्ष प्रत्याहार में आने वाले का संवारनाद घोष प्रयत्न होता है। और महाप्राण अल्प प्राण में कौन है इसका? तो शलश्च महाप्राणा कहा गया है पूर्व में। तो ह जो है शल प्रत्याहार में, इसलिए महाप्राण प्रयत्न होता है। तो अब ये संवार नाद घोष महाप्राण प्रयत्न वाले ह के स्थान में
संवार नाद घोष महाप्राण प्रयत्न वाला कौन सा कवर्ग होगा जो इसके स्थान में बैठेगा। तो चलिए इसका भी परीक्षण करते हैं। पहले देखना है कि कवर्ग में संवार नाद घोष प्रयत्न वाले कौन कौन से वर्ण हैं कवर्ग के। तो पहले तो मिलता है हमको गा, यमगणना में गा मिल गया। दूसरा मिल गया घटधश में घ मिल गया। और तीसरा जबगणदश में द मिल गया। तो इस तरह से ङ घ द ये 3 वर्ण हमें प्राप्त होते हैं कवर्ग के। और का और खा ये तो इनका संवारनाद घोष प्रत्यय है। तो ये निर्णय हो गया कि संवारनाद घोष 3 का है, गा का है और घा का है और ङ का है। परंतु अब ये देखना महाप्राण प्रयत्न किसका है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण, वर्ग में द्वितीय और चतुर्थ का शल और शल प्रत्याहार में अगत वर्णों का महाप्राण प्रयत्न होता है। तो इसमें जो ये 3 है ग घ ङ, तो इसमें गा और ङा तो कट गए। क्यों? क्योंकि इनका जो है ये न तो द्वितीय में है न तो चतुर्थ में है। तो एक बचा न तो जो है द्वितीय में है और न तो चतुर्थ में है, ये 2 नहीं है। एक है ऐसा घा, वो चतुर्थ में है। इसलिए यहाँ पर संवार नाद घोष महाप्राण प्रयत्न वाले ह के स्थान में संवार नाद घोष महाप्राण प्रयत्न वाला पूर्व क का सवर्णी यहाँ घ का विधान होता है आ के स्थान में। इसलिए बनता है वाक घरी। इसके बाद वाक का जो का है उसको झलाम जशोन्त सूत्र से यहाँ पर जस्त कर देते हैं। नहीं, झलाम जशोन्त से नहीं, हाँ झलाम जतों से उसे जस्त करेंगे तो वाक घरी रूप बनेगा। और जो है जिस अवस्था में पूर्व सवर्ण नहीं होगा, क्योंकि पूर्व सवर्ण विकल्प से होता है, तो वाग हरि, तो दोनों रूप बनते हैं। वाग घरी जय होने तरस्याम सूत्र से पूर्व सवर्ण होकर के, क्योंकि विकल्प से पूर्व सवर्ण का विधान है, तो वाग घरी बनेगा। और जब नहीं होगा तो वाग हरि बनेगा। तो इस तरह से ये 2 रूप आपके पूर्व सवर्ण के ये सिद्ध होते हैं। तो पूर्ण सवर्ण संधि में आपके ये 2 सूत्र हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। एक है उदास स्तंभो पूर्वस्य और दूसरा है झयो होने तरस्याम। वो केवल उद से पर और स्तंभ को ही पूर्व सवर्ण का विधान करता है। इसलिए इस सूत्र को आप स्वतंत्र या सामान्य सूत्र में नहीं रख सकते हैं। किंतु झयो होने तरस्याम एक ऐसा सूत्र है, ये सामान्य सूत्र उसको कह सकते हैं, क्योंकि झय अनेक है और हा को होना है तो हा किसी भी शब्द में आपको प्राप्त हो सकता है। किंतु उदास्तास्तंभ पूर्वस सूत्र केवल उद ही ग्रहित करना है और स्तंभ ही ग्रहित करना है, तो वहां पर तो निश्चित है स्वरूप उसका। किंतु झय होने तरस्याम सूत्र का स्वरूप निश्चित नहीं, उसके स्वरूप के अनेक उदाहरण हमें प्राप्त हो सकते हैं। फलतः ये सामान्य सूत्र के अंतर्गत जिसको हम पूर्व सवर्ण संधि का रख सकते हैं। यहां से पूर्व सवर्ण संबंधी की पूर्णता होती है। अब ये छत्व विधान संधि आती है, जो श को छ करती है। उसका सूत्र है आपका षष्ठोटी। यहां पर भी श छ अठी सीधे लिखा हुआ है। तो श यह आपका षष्ठोटी सूत्र में षष्ठ्यंत पद है, छ प्रथमांत है और अट यह है आपका सप्तम्यंत है। झयो हो न तरस्याम सूत्र में झया और अन्य तरस्याम इन दोनों की अनुवृत्ति होती है। तो अर्थ बनता है झया परस्य शस्य छो व अठी। झय से पर जो श उसको छ का विधान होता है, विकल्प से अट परे रहते हैं। ये पूरे सूत्र का स्वरूप बनता है। झया में जैसे हमने बतलाया पंचमी है, पहले भी पंचमी था, वही पंचम्यंत
झया की अनुवृत्ति यहाँ होती है और इसलिए यहाँ सूत्र लगता है आपका तस्मादित्यत्रस्य, और उससे परस्य उसका विधेयांश यहाँ उपस्थित होता है, इसलिए झया परस्य ये बनता है। और षष्ठोटी में शह माने शाहल है, उसका षष्ठ्यंत रूप शाह होगा, और इसने इस उच्चारणार्थक आकार लगा करके शस यह रूप बना दिया, क्योंकि शस रूप थोड़ी बनेगा, क्योंकि यहाँ जो श गृहीत तो होगा आकार विशिष्ट श का ग्रहण नहीं है, केवल शकार मात्र का ग्रहण है, इसलिए शस्य रूप बन ही नहीं सकता है, परंतु उच्चारणार्थक आकार को लेकर के शस्य रूप ये बन सकता है। इसलिए शस्य में जो शा में आ है वो उच्चारणार्थक आकार है, वह उसको आकार विशिष्ट श का ग्रहण करने के उद्देश्य से वहाँ पर शस्य ग्रहण नहीं, इसलिए जैसे पर जो श उसके स्थान में छा होता है, विकल्प से अट परे रहता। अब ये एक ऐसा सूत्र है कि इसमें आपको स्थानांतरतमा वगैरह की किसी की आवश्यकता नहीं है, ये सीधे कहता है शा के स्थान में छा। कौन आएगा यहाँ उपस्थित? केवल षष्ठी स्थानीय योग आएगा, तस्मादित्यत्रस्य आएगा, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य आएगा, ये सब सूत्र आएंगे। अर्थ क्या बनेगा इसका? तो अर्थ बनेगा अट से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट, झयाव्यवहित परत्व विशिष्ट जो शकार उसके स्थान में छ का विधान होता है विकल्प से। प्रयोग है आपका तदधन शिवा, तस्य शिवा ही तत्शिवा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तस्य शिवा, तो तस्य शिवा में यहाँ पर समास होने जब तत् शिव यह शब्द रहेगा और दाको जस्त हो जाएगा तो तद शिव होगा। तो तद शिव इस अवस्था में आपका सूत्र लग जाएगा सशोट। जय कौन है? तद का दा, उससे पर शाह यहाँ और अट की परता है ई अट में आता है, क्योंकि अट प्रत्याहार अयुण के आ से लेकर हैरोट के टा तक है, इसलिए यहाँ पर ई भी आ गया। तो अट परे है ई, उस ई के परे रहते यहाँ पर शाह है। वो शाह कैसे है? छह से पर है। जय कौन है? तद का दा, उससे पर यह शाह, इसलिए उसके स्थान में छ का विधान हो जाएगा। तो तद छिव बनेगा और दकार को आप शुद्ध कर दोगे तो जा हो जाएगा, और खरिचा से उसको चर्त हो चकार हो जाएगा तो तच्छिवा बन जाएगा। इसलिए लिखा है तदशिव इत्यत्र दस्य शुत्तेन जकारे कृते खरिचेति जकारस्य चकार, तच्छिवा बनता है, क्योंकि यहाँ पर छा का जो विधान है वो विकल्प से होता है। तो जब विधान नहीं होगा तो तच्छ शिवा बन जाएगा। तो इसलिए दोनों रूप बनते हैं, तच्छिवा भी रूप बनता है और तच्छ शिवा भी बनता है। वार्तिककार को सूत्रकार का अट यह प्रयोग अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आपने यहाँ पर जो अट लिख दिया, तो अट लिखने से ये होगा कि आपका तच्छ्लोक केर ये शब्द नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार तच्छास्त्रम, नहीं तच्छास्त्रम तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु तच्छ्रोतुः या तच्छ्रोत्रम ये रूप नहीं बन पाएगा। तो तच्छ्रोत्रम, तच्छ्लोकः इत्यादि जो शब्द हैं इनकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए जो आपने अट कहा उसके जगह आप अम कहिए। तो इस स्वरूप को बतलाने के लिए उन्होंने वार्तिक का प्रयोग है छत्वम अमीति वाच्यम। सूत्रकार का कथन, वार्तिककार का कथन है कि झय से पर जो श उसको छा होता है, विकल्प से अम परे रहे। तो यहाँ पर श्लोक में अम है ला, उसके पर रहते श हो गए। तच्छ्रोत्रम में यहाँ पर तत्श्रोत्रम है, तो श्रोत्र में यहाँ क्या है? रेफ है यहाँ, तो उसको हो गया है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर और भी ऐसे
यकार घटक शकार की परिकल्पना कर सकते हैं, लकार घटक की हो ही गई, रेप घटक की हुई, वकार घटक हुए, तच्छ्वास श्वास है यहाँ शब्द, तो श्वास के लेकर तच्छ्वास में है, तो वहाँ पर भी इस तरह से परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं। तो उन प्रयोगों की सिद्धि के लिए अम कहना चाहिए, ऐसा वार्तिक कार्य का कथन है। प्रायः पढ़ाते समय ऐसा कहा जाता है कि तच्छ में जो छकार का विधान है उस छोटी सूत्र करता है, और तच्छ लोकेन में यहाँ पर छत्वमिति वाच्यम से सकार के स्थान में छकार होता है। परमार्थता ऐसा नहीं, परमार्थता यही है कि वार्तिक कार्य कहना चाहते हैं कि सछोट में अट के जगह अम पाठ करिए और सर्वत्र आप सछोट सूत्र से छत्व का विधान करिए, यही उसका मुख्य स्वरूप है। किंतु बालाना उपलाना इस दृष्टि से यहाँ पर ये बताया जाता है, यहाँ छत्व विधान छत्वमिति वाच्यम से होगा। किंतु वास्तविकता यही है कि वहाँ पर सूत्रकार के जो सूत्र का स्वरूप है उसमें अट की जगह अम पाठ करके और सच्छोट की जगह सच्छोमी ऐसा पाठ मान करके और इन प्रयोगों की भी सिद्ध करना चाहिए। ये वार्तिककार का कात्यायन का आशय है। तो इस तरह से इतने ही ये उदाहरण, एक सूत्र और एक वार्तिक को हम मान सकते हैं, और इन दोनों के उदाहरण के रूप में यहाँ पर जो छत्त विधायक संधि है उसकी पूर्णता होती है। अब जो है ये अनुस्वार विधायक संधि यहाँ पर आ रही है, जिसका प्रथम सूत्र है आपका मोनुस्वार। मोनुस्वारा कहता है मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः हल। ये सूत्र कहता है कि मांत पद को अनुस्वार होता है, हल के परे रहते हैं। अब चलिए इस सूत्र के विषय में भी हम लोग ज्ञान करते हैं, क्योंकि बिना सूत्र का पूरा अर्थ किए उसको समझे और आगे चलना उचित नहीं होता है। इसलिए पूरे सूत्र के स्वरूप को समझना चाहिए, कैसे सूत्र का वो अर्थ बनता है, इसका भी ज्ञान हमें करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर पदस्य का अधिकार है, इसलिए मांतस्य और माँ जो है वो विशेषण हो गया पद का। तो ये विधि तदंत सूत्र से यहाँ पर तदंत विधि हो जाएगी, तो मांतस्य पद से अर्थ हो गया। अनुस्वार लिखा ही हुआ है, और हलि सर्वेशाम सूत्र से हलि की अनुवृत्ति होती है। तो देखिए पूरा सूत्र आपका स्वरूप बन गया। पदस्य का अधिकार, इसलिए पदस्य आ गया। माँ ये विशेषण हो गया, तो ये विधि तदंत सूत्र से यहाँ पर इसकी तदंत विधि हो गई, तो मांतस्य पदस्य अर्थ निकल आया। अनुस्वार यह विधेय है ही है, हलि सर्वेशाम सूत्र से हलि की अनुवृत्ति हो गई, अर्थ हो गया मांतस्य पदस्य अनुस्वार हलि, अर्थात हल व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य मांतस्य पदस्य अनुस्वार भवति। और एक सूत्र यहाँ पर और उपस्थित होगा इसका संस्कार करने के लिए, और वह है अलोन्त्यस्य। तो मांतस्य पदस्य अंत्यस्य अलह अनुस्वारः भवति, ये अर्थ बने। अर्थात हल व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य मांत पदावयव अंत्यस्य अलह अनुस्वारः भवति, ये पूरा अर्थ का स्वरूप बनेगा। अर्थात हल से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट या व्यवहित पूर्व जो मांत पद का अंतिम अल, उसको अनुस्वार होता है। ये अर्थ इसका संपूर्ण ढंग से बैठेगा जब सभी हम सूत्रों को, जितने भी परिभाषा सूत्र हैं उनको बताते हैं। सस्य स्थाने सूत्र से स्थाने का भी संबंध होता है, इसे अंत्य से अलह स्थाने अनुस्वार होता है। प्रयोग है आपका हरिम बंदे। हरिम बंदे ये वाक्य है, हरिम कर्म है, बंदे ये क्रिया है। अब यहां पर वंदे में हल है आपका वंदे का वा, और उसके परे रहते यहां मांत पद कौन है? हरिम। हरि शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप है हरिम, तो हरिम ये मांत पद।
तो समांत पद को क्या होना, अनुस्वार होगा। तो किसको होगा, अंत्य अल को होगा। तो अंत्य अल कौन है, माँ, इसलिए म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है, और अनुस्वार होने पर हरिम वंदे यह रूप होता है। देखिए अभी इसका आगे भी स्वरूप आएंगे, इसलिए अभी पूरी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, केवल इतना ही यहाँ पर पूरा करते हैं। और दूसरा सूत्र है, देखिए दो सूत्र है अनुस्वार विधायक। एक ये जो केवल पदांत को करता है, उसे पदांत मकार को ही करता और दूसरे को नहीं करता। परंतु दूसरा सूत्र इसकी अपेक्षा कुछ उदार है। वो कहता है कि नश्चा पदांतस्य झल नस्मस चा पदांतस्य झल्यनुस्वारा। ये कहता है अपदांत नकार और मकार दोनों का अनुस्वार होता है और झल परे रहते करता है। थोड़ा इसने संकोच कर दिया, ये हल को नहीं लिया। अर्थात यावाराला यामा गाणाना, इतने को छोड़ करके इतने परे होंगे तो अनुस्वार नहीं होगा, छल होना चाहिए। झाभा घटदा इसे लेकर के हल्के तक, जब से लेकर हल तक के अंतर्गत के जो वर्ण है वो होना चाहिए। तो झल वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो अपदांत नकार अपदांत मकार, उसको अनुस्वार होता है। वो अनुस्वार से यहाँ पर अनुस्वार की अनुवृत्ति होती है। और नश्च में चौ है तो चा के कथन से यहाँ पर मकार की भी अनुवृत्ति होती है, और अपदांत से लिखा ही है। तो अपदांतस्य नस्य मस्य, अपदांत जो नकार मकार, उसको अनुस्वार होता है, छल पर रहते। यहाँ अपदांत विशेषण बन जाता है नकार और मकार का, अपदांतस्य नस्य अपदांतस्य मस्य। तो इस तरह से ये स्वरूप प्रयोग है आपका यशांसी आक्रमश्यते। ये दो प्रयोग है आपके। चलिए इनमें घटाते हैं इसको। यशांसी कहाँ का उदाहरण है, आक्रमश्यते कहाँ उदाहरण है। तो यशस् शब्द है, यशस् शब्द के प्रथमा या द्वितीय बहुवचन में आपको से यशः यशसी यशांसी, यशः यशसी यशांसी। यशस् शब्द नपुंसकलिंग है, तो बहुवचन में यशांश रूप बनता है। विकोच विक्तो सूत्र से यहाँ पर नुम हो जाता है। तो यशान स ई ऐसा स्वरूप है, तो यशान सी ये होगा। आक्रमशते में आंग पूर्वक क्रम पाद विक्षेपे धातु है, और उसे जब हम लृट लकार करेंगे तो लृट लकार करने पर यहाँ पर जो है आक्रम स्यते लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो आक्रम स्यते, तो आक्रम धन स्यते ये यहाँ संधि विच्छेद हो रहा है, और यशान धन सी ये यहाँ संधि विच्छेद हो रहा है। दो संधि विच्छेद आपके सामने है। यशांश ये पूरा पद है, आक्रम श्यते ये पूरा पद है। तो इसलिए यशांश इस पद का अंश जो यशान इतना है, और आक्रमश्यते इस पूरे पद का जो आक्रम इतना अंश है, ये अपद अंश है। और उसका जो नकार और मकार है वो अपदांत नकार और अपदांत मकार है, और झल परे है ही है। दोनों जगह सा ही है, झल परे रहते, सी का सा और स्यते का सा। इसलिए यहाँ पर नकार और मकार के स्थान में अनुस्वार का विधान होता है। तो अनुस्वार का विधान होने से यशांसी आक्रमश्यते ये दोनों रूप आपके सिद्ध होते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि आपने झली क्यों कहा। हलि सर्वेशाम से हल की अनुवृत्ति हो रही थी। जैसे मोनुस्वारा में हरि आ गया, यहाँ पर भी हरि आ जाता, ये सभी रूप सिद्ध हो जाते। तो फिर क्यों इतनी झंझट की गई, झली का ग्रहण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। व्याकरण तो एक जो है मात्रा का भी लाघव होने, अर्ध मात्रा का भी लाघव होने पर पुत्रोत्सव मनाते हैं। यहाँ तो इतना एक पूरा का पूरा पद आपने गौरव कर दिया। तो कहा भाई फल मुख
गौरवस्य अदोषत्वात्, फलमुख जो गौरव है वो अदोष होता है। हमारा फल क्या है? लक्ष्य सिद्धि ही फल है। लक्ष्य सिद्धि क्या है कि अगर झल नहीं करेंगे, हल की अनुवृत्ति करेंगे तो मन्यते यह प्रयोग नहीं बन पाएगा, क्योंकि मन्यते में मन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो मन्यते रूप बनता है, तो मन यते, ऐसी अवस्था में जो मन का ना है वो भी अपदांत नकार है और हल परे यते का या मिल जाएगा। तो इसको जो भी आप करेंगे, नकार को आप अनुस्वार कर देंगे, फिर अनुस्वार से ही परसवर्ण, तो मन्यते रूप बनेगा, मन्यते कोई बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अनुस्वार भी ये नित्य होता है और अनुस्वार से यही परसवर्ण, जो परसवर्ण होता है वो भी नित्य होता है। तो सत्य मन्यते कभी भी नहीं बन पाएगा। इस बात को पाणिनि अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने फल गौरव से अदोषत्वात् ऐसा समझ करके झली का पाठ किया। तो झली का जब हम पाठ करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है मन्यते में झल नहीं है, जल की परता नहीं है, इसलिए मन के नकार को यहाँ पर अनुस्वार नहीं होता। हाँ, अपितु यहाँ पर उसको जो है ना का वो ना ही रह जाता है। तो इस तरह से ये आपका अनुस्वार संधि जो हल संधि के अंतर्गत है, हल उद्देश्यक होने के कारण इसको हल संधि के रखा गया। अनुस्वार संधि का कोई अलग से स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं, इसकी चर्चा हमने संधि प्रकरण के रूप जो संधि का व्याख्यान हुआ था प्रथम दिन उस पर चर्चा की थी। अब आपका पर सवर्ण संधि पुनः आती है। जो पर सवर्ण संधि का केवल एक सूत्र आपको मिला था, तोरली, वस्तुतः तोर जो सूत्र है वो इसके बाद का है, परंतु उसको वहां पर प्रथम स्वरूप में उन्होंने दे दिया द्वंद कौंदिकार ने। और जो मुख्य सूत्र है आपका, और ऐसा सूत्र जो उसको एक ढंग से कुछ सामान्य सूत्र रूप में कह सकते हैं, वो है अनुस्वार से ही परसवर्ण। अनुस्वार को के स्थान में यह प्रत्याहार घटक वर्णों के पड़े रहते पर सवर्ण का विधान होता है। अनुस्वार से, यहाँ पर अनुस्वार में षष्ठी है, यही में सप्तमी, अनुस्वार में षष्ठी होने के कारण षष्ठी स्थाने योगा इस सूत्र की वृद्धि, इसलिए अनुस्वार से स्थाने यह अर्थ बनेगा। और यही में यहाँ सप्तमी है, तो सप्तम्यंत पदाव्योहित पूर्वत्व विशिष्ट जो अनुस्वार है उसके स्थान में पर सवर्ण का विधान होगा, ये अर्थ की स्थिति बनेगी। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व सूत्र के का यहाँ पर स्वरूप स्वीकार करने पर, तो इसलिए इसका अर्थ बनेगा अनुस्वार से ही पर सवर्ण इस सूत्र का यय प्रत्याहार घटक वर्णों से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो अनुस्वार, उस अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण का विधान होता है। ये सूत्र का अर्थ है। प्रयोग है आपका शांता, शम उपशमे धातु है, उससे क्ता प्रत्यय होता है और क्षमाष्टा इत्यादि सूत्र से यहाँ पर दीर्घ हो जाता है तो शाम तो बनता है। और माँ को जो है नश्चा पदांत से झलि सूत्र से अनुस्वार हो जाता है तो शाम त रूप बनता है। अब यहाँ सूत्र लग जाता है आपको अनुस्वार से ही प्रसवर्ण, यह प्रत्याहार घटक वर्ण है त, उसके पर रहते यहाँ पर अपदांत अनुस्वार है आपका शाम का अनुस्वार, उसके अंदर पर सवर्ण होगा, पर में कौन है तवर्ग है, तथा दधाना कौन होगा, स्थान मिलाएंगे आप। तो अनुस्वार का स्थान क्या है, नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार से नासिका स्थानम भवति। तो अब नासिका स्थान वाला तथा दधाना में कौन होगा, तो उस वर्ग आ गया यम गणना नाम नासिका च, यम गणना क्या नासिका स्थान है, इसलिए नासिका स्थान वाला होगा। तब ये प्रश्न हो सकता है कि यम गणना नाम नासिका च आप बता रहे हो, तो केवल
जो है ङ यण नामा केवल नासिका स्थान थोड़ी है। ङा का कंठ है, यहाँ का तालु है, णा का मूर्धा है, ना का दंत है और माँ का ओष्ठ स्थान है। तो यावस्थान साम्य हुआ नहीं। यावस्थान साम्य न होने के कारण अनुस्वर के स्थान में ङ यण नामा इनका विधान परसवर्ण के रूप में नहीं हो सकता। तो कैसे विधान करो? अनुस्वारत्वेन इनका नासिकत्वेन इनका ग्रहण नहीं होगा, ये शंका हो सकती है। तो इस शंका का समाधान यह है कि एक न्याय है भूमि प्रसाद वासी न्याय। प्रासाद का मतलब होता है जो अट्टालिका में रहता है, और भूमि का मतलब यह भूतल कह लीजिए और प्रथम तल द्वितीय तल कह लीजिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रथम तल में भी रहता है, भूतल में रहते हैं, जो भूमिवासी न्याय में उसका ग्रहण होगा। और जो प्रथम तल द्वितीय तल में रहता है उसको प्रासादवासी न्याय से उसका ग्रहण होगा। परंतु जो दोनों में रहता है तो भूमिवासी न्याय से भी ग्रहण होगा और प्रासादवासी न्याय से हो। जैसे कोई भारत का व्यक्ति है, वो अमेरिका चला गया, अमेरिका में जाकर के और वहाँ की उसने जो है वो वहाँ का नागरिक हो गया, नागरिकता उसने ले लिया और भारत का भी नागरिकता लिए हुए है, तो भारतीयत्वेन भी उसका ग्रहण होगा, अमेरिका वासित्वेन भी उसका ग्रहण होगा। यही है प्रासादवासी न्याय। उसी तरह से यहाँ पर जो है ताथा दाधा इत्यादि जो हैं दंत्यत्वेन उनका ग्रहण होगा, किंतु ना का क्या, उसका नासिका स्थान में, तो नासिकात्वेन भी उसका ग्रहण होगा और दंत्यत्वेन भी ग्रहण होगा। दंत्यत्वेन जहाँ ग्रहण करना वहां पर भी ना ग्रहण होगा, नासिकात्वेन जहाँ ग्रहण करना वहां भी ग्रहण होगा। इसलिए यहाँ पर नासिकात्वेन भी नकार का ग्रहण हो सकता है। यह अवस्थान साम्य का स्वरूप यहाँ नहीं बनेगा। मुख्य जो है भूमि प्रासादवासी न्याय से यहाँ पर अनुस्वार के स्थान में नासिका स्थान वाला नकार का जो पूर्व तकार तवर्ग का तकार का सवर्णी न है उसका यहाँ पर विधान होगा और रूप बनेगा आपका शान त और जो है वर्ण सम्मेलन पर शांता। तो इस तरह से आज का ये आपका जो है विधान जो परसवर्ण का है, अभी इसका ये परसवर्ण वाला ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। कल इस पर और व्याख्यान होगा और अन्य सूत्र हैं इसके। आज का यही पूर्णता होती है।